हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड 12 में जो ओसीएम के चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर हम हेड पॉइंट्स जो है वो भूल जाते हैं या फिर सब मिक्स हो जाता है, एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक सारे मिक्स हो जाते हैं। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। मैं आपको हर एक चैप्टर विद इन 1 आवर में सारा रिवाइज करने का पूरा ट्राई करूंगा। ये लास्ट टाइम रिवीजन है, मतलब कि आप जब चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे उसके बाद जब आप लर्न करने बैठते हो और आपका कोई भी टॉपिक लर्न नहीं हो पाता, आप याद नहीं कर पाते हो, तो आप इस वीडियो के जरिए सारा का सारा जो भी कंक्लूजन है चैप्टर का इजीली यहाँ से लर्न कर पाओगे। और इजी रहेगा आपके लिए यहाँ से इस वीडियो के द्वारा 100 आउट ऑफ 90 मार्क्स अचीव करने में। इसके सिवा आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ये देख सकते हो कि किसी भी चीज को किस तरह से कम मेहनत में ज्यादा स्केलेबल बना सकते हो। मतलब कि आप अगर अपने अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो वो भी कम मेहनत में, तो उसके टिप्स एंड ट्रिक्स आपको वीडियो के शॉर्ट्स से या 1 या 2 मिनट के छोटे छोटे वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे इन शॉर्ट टर्म, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। जैसे हम स्टैंडर्ड 12 में उसी में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे ही 11th में, 10th में और 9th में भी इन फ्यूचर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। लेट्स वी स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट के क्या बेस्ड है, मैनेजमेंट का क्या नेचर है और क्यों मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि चैप्टर का अगर आपका बेस क्लियर है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर नहीं भी किए तो भी आप इस चैप्टर में यहाँ से बहुत आसानी से सारी चीज़ों को समझ सकते हो। मैनेजमेंट का मीनिंग सबसे पहले कुंट्स ऑर्डोनिल ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, है ना। तो बाकी लोगों से, कितने भी लोग आपके कंपनी में काम करते हैं, डजेंट मैटर, 4 लोग, 2 लोग, 200 लोग, उन लोगों से आप कोई काम कैसे करवाते हो, ये एक आर्ट है, ये एक कला है, इसे हम मैनेजमेंट कहेंगे। ये डेफिनेशन एग्जाम में मल्टीपल टाइम आ सकती है। ये किसने कहा? कुंट्स एंड ऑर्डोनिल। तो एक चीज ये होगी कि कुंट्स एंड ऑर्डोनिल के अकॉर्डिंग कोई भी काम आपको अगर करना है ना, तो आप किसी से कोई काम निकलवा रहे हो, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट। डॉक्टर जियोजा टेरी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या था? तो मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस। उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैसी है कि आप लोगों से काम कब निकलवाते हो, पहले आप अपने माइंड में कुछ डिसाइड करते हो कि मेरा ये प्लानिंग है, ये मेरा गोल है, और इस तरह के, मतलब जैसे मान लो कि मेरे को एक बड़ी सी एजेंसी ओपन करनी है, मान लो कि ड्राई फ्रूट की एजेंसी ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे पहले प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं सस्ता और उससे अच्छा और मिड क्वालिटी का ड्राई फ्रूट कहाँ से खरीदूंगा, फिर सेल्स पर्सन कितने होंगे और इसको मैं कितनी एरिया तक कवर करूंगा, कितने जियोग्राफिकल एरिया में मैं बेचना चाहता हूँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके लिए मुझे किस किस इंसान की जरूरत पड़ेगी, ये पूरा मैं प्लान करूंगा। तो अपने आप में मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, आप हर एक चीज को प्लान करते हो, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी जरूरत है आप अपने लोगों को हायर करते हो और उनको कंट्रोल करते हो, है ना, उनको काम देते हो, उसी चीज की तो वो लोग आपसे सैलरी लेते हैं। फिर आपके पास जो मशीन है, मटेरियल है, और आपकी जो अलग अलग यूनिकनेस, हर एक का काम करने का जो है मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। और इंपॉर्टेंट है आपके पास कितनी मनी है ना, आपके पास कितना पैसा है और आप मार्केट में कौन सी पोजीशन पे है। इन सारी चीजों को आप मैनेज करते हो, अपनी एक स्टेटस क्रिएट करने की कोशिश करते हो, कम पैसों में कम लोगों की मदद से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हो, है ना। तो ये एक मैनेजमेंट है। इससे क्या होता है कि आप अपने जितने भी वर्कर है उसके अंदर आप लीडरशिप क्रिएट करोगे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करोगे, उनको आप डायरेक्शन दोगे, है ना। तो वो अपने एफर्ट्स लगाएंगे आपके गोल को अचीव करने में, और इसी चीज की आप उनको सैलरी देते हो ताकि आपका जो गोल है, बिजनेस का गोल है, वो आपको अचीव करके दे, है ना। ये पूरी जो चीज है ये मैनेजमेंट है डॉक्टर जियोजा टैरी के अकॉर्डिंग। तो डॉक्टर जियोजा टैरी मैनेजमेंट को बहुत ही ब्रॉड सेंस में एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सिंपल तरीका, ये एक प्रोसेस है। अब अपने मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट, यहाँ पे आपको 5M याद रखना है। इन 5M को वो कंट्रोल करते हैं, है ना, मैनेज करते हैं, जिससे उनके जो वर्कर हैं वो लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, ये सारी चीजें सीखते हैं और कंपनी का जो गोल है वो अचीव करके देते हैं अपने लीडर को या गोल को। इसके बाद क्या है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो मैनेजमेंट का नेचर मतलब क्या है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कहाँ देखने को मिलता है। तो आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, चाहे मंदिर, मस्जिद या किसी भी आर्मी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ या किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो या हॉस्पिटल, हर जगह पे आपको हर एक चीज में हर एक इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मैनेज करते हुए दिखाई देगा। जैसे आपकी मम्मी घर पे क्या करती है, एक घर को मैनेज करती है, लाइक मम्मी के पास भी बहुत सारी स्किल्स है ना। जैसे आपके फादर हैं तो उनका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो गया, आपका ब्रेकफास्ट एंड लंच हो गया, बाकी की घर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी चीजें कौन मैनेज करती है? मम्मी। तो ये अपने आप में एक मैनेजमेंट ही तो है। तो मैनेजमेंट आपको हर जगह देखने को मिलेगा, जैसे यूनिवर्सल प्रोसेस। इवन आप छोटे से छोटी चीटियों में लिखोगे तो वो भी मैनेज करती हैं हर एक चीजों को बहुत इजीली, दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है बेटा? तो आपको जो गोल है, कंपनी का जो गोल है या इंडिविजुअल गोल है, उसको अचीव करने के लिए आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट ओसी में इसलिए नहीं पढ़ना कि हमें मार्क्स लाने, इसको हमें एडॉप्ट भी करना है कि मैनेजमेंट से आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके इजीली अचीव कर सकते हो। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने, तो आज ही आपको प्रिपेयर करना शुरू होगा। पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, फिर मल्टीपल टाइम उसके रिविजन कीजिए, नोट्स बनाइए, नोट्स के रिविजन कीजिए और राइटिंग स्किल्स पे इंप्रूव करिए, और आप अपने अच्छे जो भी आपने गोल डिसाइड किया उसको आप इजीली अचीव कर सकते हो। ये मैनेजमेंट सिखाता है। मैनेजमेंट में हमेशा आपको क्या चाहिए? एक ग्रुप चाहिए। तो ये अपने आप में ग्रुप एक्टिविटी है। जैसे कि आप स्कूल में टीचर से पढ़ रहे हो, अपने फ्रेंड से पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, है ना? तो ये अपने आप में ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पे आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो और अपनी इमेजिनेशन जो पावर है उसको बहुत ज्यादा वाइड कर सकते हो, ब्रॉड कर सकते हो। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है बेटा? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपने मान लो 10th में टॉप कर लिया, फिर आपके सामने और एक माइलस्टोन है, आपको 11th में टॉप करना है। आपने 11th में टॉप कर लिया, फिर आपके पास और एक माइलस्टोन है, आपको 12th में टॉप करना है ना? तो पेरेंट्स हमें यही कहते हैं कि आप 10th कर लो, उसके बाद मतलब जलसे ही जलसे हैं। ये जरूरी नहीं है कि 10th के बाद आपको जलसे हैं, 11th है, 12th है, उसके बाद बीकॉम है, एमकॉम है। लाइफ में बहुत सारे अलग अलग गोल्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना? तो इन गोल्स को, छोटे छोटे गोल्स जो हैं, इन गोल्स पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा किसी भी तरह के गोल को अचीव करना। चलो उसके बाद यहाँ पे क्या है? ह्यूमन प्रोसेस है। ज्यादातर आप देख सकते हो कि जो मैनेजमेंट है ना? मैनेजमेंट में ज्यादातर ह्यूमंस इंक्लूडेड है ना? मशीन को तो आप ऑपरेट कर ही रहे हो, मनी को कंट्रोल कर ही रहे हो, लेकिन मैनेजमेंट जो है नेचर में देखा जाए तो ह्यूमन प्रोसेस है। यहाँ पे आप ह्यूमन से काम लेते हो। डिसीजन प्रोसेस, आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हो, किससे काम लेना चाहते हो। मैनेजमेंट अपने आप में साइंस है, आर्ट है एंड प्रोफेशन है। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट साइंस क्यों है, मैनेजमेंट आर्ट क्यों है और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी क्यों है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ पर है और क्यों है? तो देखो, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको हर एक जगह पे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। चाहे आप क्रिकेटर हो, या चेस प्लेयर हो, या डॉक्टर हो, या लॉयर हो, या फिर आप एक इंडस्ट्रियल यूनिट में जा रहे हो, आपको हर जगह पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बिना मैनेजमेंट के आप कोई चीज, कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। दूसरा, आपके पास हमेशा चीजों की कमी रहेगी बेटा। मतलब कि आपके पास जितने भी रिसोर्स हैं वो लेस होंगे, तो आपको अपने रिसोर्स का मैक्सिमम मतलब कि ऑप्टिमम यूज करना है। और ये आप कब कर पाओगे? मैनेजमेंट से कर पाओगे। आपने कभी सोचा है कि आपके एग्जाम में कम मार्क्स क्यों आते हैं और आपके फ्रेंड्स के एग्जाम में मार्क्स क्यों आते हैं? हालांकि दोनों के पास 24 आवर। तो आपका जो फ्रेंड है, शायद हो सकता है कि वो ज्यादा ब्रिलियंट है, इसके लिए वो कम टाइम में ज्यादा मार्क्स अचीव करते हैं। पर आप इसी 24 आवर का अपना एक टाइम टेबल बना सकते हो और प्रॉपरली अपनी जो वीकनेस है उसके ऊपर प्रॉपरली आप मेहनत करके अपने रिसोर्स का मैक्सिमम यूज करके आप रिजल्ट अचीव कर सकते हो। आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स आपको ये भी कहते होते हैं कि हमारे टाइम में तो लाइट्स नहीं थी, हम लोग तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, हम तो एक रूम में रहते थे, हम लोग कंबाइंड फैमिली में रहते थे, फिर भी हमारा अच्छा रिजल्ट आता था, तुम लोग नहीं पढ़ते। रीजन, हम लोग हमारे टाइम और हमारे रिसोर्स का मैक्सिमम यूज नहीं करते, उसको मैनेज नहीं करते। सो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट इसलिए था कि अपने रिसोर्स का मैक्सिमम यूज कर सको, आप उसको ट्रैक कर सकते हो, आपके पास जितनी चीजें, आप उसका कितना इस्तेमाल कर रहे हो। मैनेजमेंट से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, आप अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर सकते हो। अपने बिजनेस को अगर आपको सक्सेस बनाना है तो इसका एक ही मंत्र है, मैनेजमेंट, है ना? जब आप अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हो, अपने रिसोर्स का मैक्सिमम यूज कर रहे हो, जब आप सक्सेस होने लगोगे तो आपके पास बहुत सारा प्रॉफिट आएगा। इसकी वजह से आपकी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी, आपको लोगों को काम देना पड़ेगा, तो आप जॉब की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करोगे सोसाइटी के अंदर। इंक्रीजिंग इन प्रॉफिट, आप प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हो। राइट नाउ आई एम जस्ट एज ऑफ 25 और अभी मैं 25 की एज में एक सक्सेसफुल क्लासेस रन कर रहा हूँ जहां पे मेरे पास बहुत सारे बच्चों की स्ट्रेंथ है, जहां पे मैं उनको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉय भी हैं जिनको मैं सैलरी दे रहा हूँ। तो इस एज में मेरे लिए ये सक्सेसफुल बिजनेस है और इसकी वजह से मुझे एक हैप्पीनेस फील होती है जो आप कर सकते हो। और मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप अपनी चीजों को सही तरह से जान सको कि कौन सी चीज मेरी वेस्ट हो रही है और कौन सी चीज जो है उसको मैं प्रॉपर यूज कर रहा हूँ। सेकंड, आप सोशल बेनिफिट ले सकते हो, है ना? आप अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, अपनी चीजों, अपनी जो चीजें हैं, आपका जो काम है, आप उनके तक पहुंचा सकते हो, उनके एडवांटेज के लिए आप काम कर सकते हो। और नेशन मोटिव, जब आपके पास इनकम अच्छी होगी तो आप अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूट कर पाओगे, उनको आप टैक्स पे कर पाओगे, एक अच्छे सिटीजन प्रूव हो जाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले हमने पढ़ी डेफिनेशन, जो कुंड्स नॉट ऑर्डरली के अकॉर्डिंग आपको लोगों से काम निकलवाना है। फिर डॉक्टर जियोरा टैरो के अकॉर्डिंग एक प्रोसेस है। फिर हमने 7 स्टेप पढ़े, यूनिवर्सल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस, डिसीजन प्रोसेस एंड साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन।
और हमने पास इंपॉर्टेंस पढ़े। अब मैनेजमेंट क्यों साइंस है, क्यों आर्ट है और क्यों प्रोफेशन है, ये 2 मार्क में एग्जाम में आ सकता है, ये मोस्ट टाइम की चीज है। और देखो साइंस के जैसे अपने रूल्स होते हैं, सिस्टमेटिकली मेथड होती है, जैसे हमने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसका अपना रूल है ना, न्यूटन के लॉ हमने पढ़े थे, है ना। उसके लिए आपके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, कुछ आपको आपको प्रूव करना पड़ेगा ना। तो साइंस का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक स्पेशल नॉलेज। तो साइंस अपने आप में एक सब्जेक्ट है जिसके खुद के रूल्स हैं, खुद के प्रिंसिपल्स हैं, है ना। जैसे न्यूटन के 3 लॉ हम सबको पता है, उसके खुद के प्रिंसिपल, वो अपने आप में एक प्रिंसिपल है। तो वैसे ही यहाँ पे मैनेजमेंट में भी कोई रिलेशन डेवलप होता है तो उसके पीछे का कोई कारण होता है, कोई रीजन होता है ना। मैं स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ तो वहाँ पे मेरा टीचर का रिलेशन है और स्टूडेंट का रिलेशन है। मैं स्कूल में मेरे जो कोऑर्डिनेटर हैं, प्रिंसिपल है, वहाँ पे मेरा एक ऐसा एम्प्लॉय रिलेशन है। तो ये मैनेजमेंट की वजह से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में सोशल रिलेशन डेवलप होता है। तो मैनेजमेंट भी साइंस की तरह एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जहां पे काम कैसे करना है, लोगों से कैसे डील करनी है, उसकी प्रैक्टिस कहाँ होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, आपका नॉलेज क्या होगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो यहाँ पे आप अपने रूल्स बनाते हो, अपना नॉलेज गेन करते हो। ये आपको हर एक फैकल्टी में देखने, हर एक फील्ड में आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी फील्ड में चले जाओगे, आपसे सुपीरियर आपको मिलेगा, है ना, ऑलवेज मिलेगा। तो यहाँ पे इफेक्ट और कोर्स की वजह से रिलेशनशिप क्रिएट होता है, जो आप एक फैक्ट या चीजों को एनालाइज करके, अपनी चीजों को एक्सपेरिमेंट करके इंप्रूव कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने प्रिंसिपल्स क्रिएट कर सकते हो, है ना। जैसे साइंस में अपने प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं नॉलेज के बेस पे, है ना। न्यूटन ने लॉ दिए तो उसने अपने नॉलेज के बेस पे दिए और उसको प्रूव किया। वैसे ही अपने नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे, अपने फैक्ट एनालिसिस के बेस पे अपने रूल्स क्रिएट कर सकते हो, प्रिंसिपल क्रिएट कर सकते हो। इसलिए मैनेजमेंट को एक साइंस भी कहा गया। अब मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे यहाँ पे कुंस एंड ऑर्डोनिल क्या कहते हैं, आपको लोगों से काम निकलवाना है, और लोगों से काम निकलवाना इतना इजी नहीं होता। तो ये एक आर्ट है। आज मैं आपको बोलूं कि आप मेरे घर पे आओ, मेरे लिए काम करो, आप नहीं करोगे, आप मना कर दोगे, आपके घर पे आके क्यों काम करें। तो वो एक आर्ट है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज दूंगा या आपको मैं कुछ ऐसा मैनिपुलेट करूंगा, चलो मैनिपुलेट तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा फायदा दिखाऊंगा कि आप मेरे यहाँ पे काम करो तो आपको ये फायदा होगा, मैं आपको ये हेल्प करूंगा तो आप मेरे पास काम करोगे, है ना। तो ये अपने आप में एक स्किल है, एक्सपर्टीज है ना, जिसके लिए लोग एमबीए करते हैं, आपने सुना होगा। ये अपने आप में एक डिग्री है जहां पे आपको एक्सपर्ट बनाने की कोशिश की जाती है कि आप अपने प्रिंसिपल्स एडॉप्ट करो, फिर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड के क्या यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है वो आप सीखो, अपनी स्किल को इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी क्लोथिंग है, लोगों से बात करने का जो तरीका है उसको आप इंप्रूव करो। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है इन थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना आपको सिखाता है, इसलिए मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है। अब मैनेजमेंट प्रोफेशन की वजह, जैसे मैंने बताया कि आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है एमबीए की, जैसे सीए करने वाले के पास सीए की डिग्री होती है, टीचर के पास बीएड की डिग्री है, डॉक्टर के पास एमबीबीएस और बीएचएमएस की डिग्री है। तो वैसे ही आपके पास यहाँ पे एक स्पेशल नॉलेज है अपनी फील्ड का, है ना। जैसे आप मान लो कि आप फाइनेंस इन एमबीए कर रहे हो तो आपके पास फाइनेंस का नॉलेज है, बैंकिंग का नॉलेज है, अकाउंटिंग का नॉलेज है। मैनेजमेंट में कर रहे हो तो आपके पास मैनेजमेंट का नॉलेज है कि लोगों से कैसे डील की जाती है, कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। इसके बदले में आप फीस चार्ज करते हो, कंसल्ट करते हो, है ना, इसलिए इसको प्रोफेशन कहा जाता है। तो प्रोफेशन क्या है, तो देखो नॉर्मल से 4 टर्म्स में प्रोफेशन समझा दो, चाहे डॉक्टर है, लॉयर है, सीए, इनके पास लोगों से हटके एक नॉलेज होता है। ये अपने नॉलेज को इंक्रीज करते हैं रिसर्च से, है ना, लोग अलग अलग चीजों पे एक्सपेरिमेंट करके, अलग अलग लोगों से सीख के। इनका एक अलग एसोसिएशन होता है, जैसे टीचर्स का अलग एसोसिएशन है, डॉक्टर के लिए सीए अलग है, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सीए अलग है, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस है। तो इनका एक अलग एसोसिएशन होता है। यहाँ पे लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट, इनके अपने ही नियम होते हैं। जैसे मेरी बीएड के तौर पे मैंने जब बीएड किया था तो मेरे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनकी साइकोलॉजी को कैसे समझना है। वैसे ही अगर मैं एक डॉक्टर हूं तो अगर मैं कोई गलती करता हूं तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, वो भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। और प्रोफेशन का मतलब होता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अब आपको एक अच्छा एजुकेशन दूं। एक सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छा ऑडिट करे और कंपनी की रियल वैल्यू कंट्री के सामने रिप्रेजेंट करे, लोगों के सामने रिप्रेजेंट करे। एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक अच्छा डॉक्टर बन के दिखाए और लोग जो प्रॉब्लम से फील कर रहे हैं उनसे उनको छुटकारा दे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको मैनेजमेंट में देखने को मिलेगी। अब अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो हमने यहाँ पे 3 लेवल पढ़े थे। यहाँ पे हमने ट्राइंगल पढ़ा था, टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल। तो टॉप लेवल में कौन होते हैं, सीईओ होते हैं, यहाँ हायर अथॉरिटीज होते हैं, ऑनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। इनके क्या क्या फंक्शन है, ये क्या काम करते हैं, ये लोग गोल डिसाइड करते हैं, एज अ ट्रस्टी बिहेव करते हैं, क्योंकि सारे डिसीजन यही लोग लेते हैं। यहाँ पे आपको सीईओ देखने को मिलेगा, यहाँ हायर ऑफिसर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो लोगों को क्या करते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। जैसे अपने मैनेजर को काम दे दिया, ये लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के बजट को सैंक्शन करते हैं,
किसको कितनी जरूरत है, कंपनी के लॉ क्या होंगे वो ये लोग डिसाइड करते हैं। अलग अलग स्टेक होल्डर, देखो ये शेयर होल्डर नहीं है बेटा, स्टेक होल्डर मतलब ऐसे लोग जो कंपनी से जुड़े हुए हैं। फिर वो गवर्नमेंट हो सकती है, कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं, कंपनी के ऑनर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है। तो जो भी लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिनको कंपनी से मतलब है, उन सबका जो इंटरेस्ट है उनका मतलब बनाए रखना। जब मार्केट में जाते हो एक चॉकलेट लेते हो 10 रुपए की, आप डायरेक्ट खोल के उसको खा लेते हो। आपने कभी सोचा है कि उस चॉकलेट के अंदर जितनी भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो प्योर है या नहीं है, उससे आपको हार्म हो गया नहीं? नहीं, आप नहीं सोचते हो, इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ते हो। क्यों? आपको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। तो ये ऑनर की और टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीजों को प्योर रखे। कुछ डिसीजंस हैं जो कंपनी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जो टॉप लेवल लेते हैं। कंपनी की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, लाइक कैपिटल कहाँ से लेंगे या कहाँ बिजनेस डेवलप करना है, किस तरह से बिजनेस में रूल्स बनाना है, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को ये लोग सॉल्व करते हैं। ये इंप्लीमेंट करते हैं सुपरवाइजर को और मैनेजर को कि उनको क्या क्या काम करना है, कैसे कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम लोग हमारी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर हम कह सकते हैं कि इफिशियंसी, उसको कैसे इंप्रूव करें। ये प्रॉफिट है कंपनी का, डिविडेंड है या रिजर्व फंड है, या कंपनी का जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी स्ट्रेटेजी ये लोग बनाते हैं, है ना। और फाइनली जो कंपनी का जो फाइनल रिपोर्ट है काम होने के बाद ये लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो ये उनके काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट के। मिडिल लेवल क्या करते हैं? ये मिडिल लेवल जो है टॉप लेवल के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स और डिविजनल ऑफिसर्स और एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आप बोला, आपने एमबीए किया है, सीए किया है या मैनेजर हो, तो आप मिडिल लेवल में। ये लोगों का काम क्या है? तो ये आप इनको जो ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, इसको ये लोग फॉलो करते हैं। ये हर एक डिपार्टमेंट का बजट प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा इन लोगों को बजट देने होते हैं कि हमें हमारे डिपार्टमेंट में इतने पैसों की जरूरत है। ये कंपनी की पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, स्ट्रक्चर उसको समझते हैं और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कंपनी के ऑनर की हेल्प करते हैं। ये वर्कर को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि उनकी वजह से काम बहुत तेजी से हो और कंपनी की इफिशियंसी बढ़े और कंपनी को बहुत अच्छे गोल अचीव करने में सपोर्ट मिले। ये हर एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट में हम बात करें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है ना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो इनके काम ये लोग खुद डिसाइड करते हैं कि हाँ, हालांकि इनको ऑर्डर मिलते हैं बट ये खुद डिसाइड करते हैं कि क्या कहाँ पे करना चाहिए। फिर ये लोग क्या करते हैं? वर्कर्स को एंथुसियास करते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन लाने का काम करते हैं। ये हर एक डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइजर है, उनके नीचे जितने भी ऑफिसर हैं उनके टच में रहते हैं और टॉप लेवल के साथ भी मीटिंग्स करते रहते हैं। उनके नीचे जो सबऑर्डिनेशन है, उनका क्या काम हो रहा है, उनके ध्यान रखते हैं कि उनको सही से समझ में आ रहा है नहीं, अपने डिपार्टमेंट को काम कर रहे हैं नहीं। फिर जितने भी सुपरवाइजर और वर्कर को काम दिया है, उनकी वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे रिपोर्ट लेते हैं, एनालाइज करते हैं कि काम में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और टॉप लेवल है, उनको अगर कोई डिसीजन लेना है, कोई रुकावटें आ रही है, जैसे मान लो कि मैंने आज प्रोडक्शन बोल दिया कि आज मान लो मैं पैन की कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी पैन है सैलो, मैंने बोल दिया कि आज इस महीने में वर्कर को बोलो कि 1 लाख पैन का प्रोडक्शन होना चाहिए, हालांकि कंपनी की मैक्सिमम कैपेसिटी ही 95,000 है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो एज अ मैनेजर मैं अपनी कंपनी के जो भी टॉप लेवल मैनेजर, मैनेजमेंट के अथॉरिटीज हैं, उनको मैं कहूंगा कि हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी के बाहर है, उसको प्रोडक्शन में ऐड नहीं कर सकते, ये हमारा गोल नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ये गोल है तो उसके लिए हमारे अलग से वेंचर लगेगा, अलग से प्लेस लेनी पड़ेगी, ज्यादा वर्कर की जरूरत पड़ेगी, तब हम इसको अचीव कर पाएंगे। तो ये डिस्कशन है, जो सजेशन है, वो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है टॉप लेवल मैनेजमेंट को देता है। बॉटम की बात करें तो ये लोग डिसीजंस फॉलो करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसी को फॉलो करते हैं, जो ऊपर से टॉप लेवल मैनेजमेंट से इनको ऑर्डर मिलते हैं। यहाँ पे कौन कौन होता है बेटा? तो सुपरवाइजर है, जॉबर है, फॉरमैन जी इसमें इंक्लूड होता है। इनका काम क्या होता है कि जो उनको ऑर्डर मिले वो एक्टिविटी परफॉर्म करना। इनका काम होता है एफर्ट्स लगाना, डिसिप्लिन से मेहनत करना, जो भी काम इनको दिया गया है वो करना। अपना रूटीन वर्क है उसको रोज चेक करना, उसके प्लान बनाना कि इस वीक में एक वीक के बाद या एक मंथ के बाद क्या टारगेट होगा। इनके जितने भी वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनकी एक लिस्ट बना के रखना और रोज उनको रिपीट करना, ऑर्डर्स फॉलो करना और डिपार्टमेंट के अंदर काम कितना कंप्लीट हुआ है वो वेरीफाई करना। मशीन में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, रिपेयरिंग का काम या मेंटेनेंस का काम वो लोग यही लोग खुद संभाल लेते हैं। रो मटेरियल अगर कम हो गया तो ये लोग हायर लेवल को या मिडिल लेवल को इन्फॉर्म करते हैं कि हमें रो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। इनको अगर प्रॉब्लम है, जैसे ड्रेनेज को लेकर प्रॉब्लम है, पानी के पीने की समस्या है या फिर किसी भी तरह की मशीन्स में प्रॉब्लम है, तो वो ये लोग हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते हैं। उनके लिए जो डिसीजंस बनाए गए हैं, जो पॉलिसीज बनाई गई है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, उनको ये लोग फॉलो करते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे लास्ट में ये लोग रिपोर्ट बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इन्होंने काम खत्म किया, तो इंस्ट्रक्शन के बाद जो भी कंप्लेन्स होती है वो ये ऊपर की तरफ भेजते हैं और सजेशन जो होते हैं वो मिडिल लेवल तक पहुंचाते हैं। इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन आपको दिया टेक्स्ट बुक में, ये आपको लर्न करना है, ये आपको एग्जाम में 110% देखने को मिलेगा। बोर्ड के एग्जाम में ये आपको मिल सकता है, आप इसको लर्न कर सकते हो। यहाँ पे 6 टॉपिक है, हालांकि मैं आपको यहाँ नहीं समझाना चाहूंगा, इसको आप टेक्स्ट बुक में लर्न करोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस है, मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो मैनेजमेंट की 5 चीजें हैं जो अपकमिंग हमारे चैप्टर होंगे, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग।
आज मान लो कि मुझे कोई कंस्ट्रक्शन करना है, मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है, तो मैं पहले प्लान करूंगा कि मेरे पास कितनी लैंड है, कितनी जमीन है, और मैं ट्राई करूंगा कि इसमें मेरे को पार्किंग एरिया कितना रखना है, कितनी फ्लोर की मैं बिल्डिंग बना सकता हूँ, कहाँ पे मेरा गार्डन एरिया होगा, कहाँ पे मेरा जिम एरिया होगा, कहाँ पे कितने फ्लोर होंगे, कहाँ पे लिफ्ट होगा, वो पूरा मैं प्लान करूंगा। बैठ के 2 महीने मेहनत करूंगा। तो यहाँ पे प्लानिंग बहुत जरूरी है, जिसके लिए मुझे फैक्ट चेक करने पड़ेंगे कि इतनी लैंड में मैं कितनी बिल्डिंग बना सकता हूँ, उसका बेस कैसा होना चाहिए। या फिर मैं ये चेक कर सकता हूँ कि इस फील्ड में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका काम क्या है और किस तरह से वो काम करें, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे चेक करनी है। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। इससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि इन फ्यूचर मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है। मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ अपनी प्रॉब्लम्स को और अपनी एक्टिविटीज को, जितनी भी जरूरत की चीज है। ऑर्गेनाइजिंग, फिर हमने प्लानिंग कर लिया तो फिर मैं अभी रॉ मटेरियल मंगवाना शुरू करूंगा, वर्कर लाऊंगा, यहाँ पे खड्डे वड्डे खोदूंगा, अपने बेसमेंट में एकदम मैं बेस क्रिएट करना शुरू करूंगा। तो मैं अपने इंडिविजुअल्स को बुलाऊंगा और अपने अचीवमेंट के लिए, गोल के लिए मैं काम करना शुरू कर दूंगा, और अपने नीचे अलग अलग लोगों को मैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूंगा। स्टाफिंग, इसका मेन पर्पस होता है कि हम लोग क्या करें, हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, लैंड मशीन सब ला दी, हमने कॉन्ट्रैक्टर बुला लिए, अब हम लोग को ज्यादा काम करने के लिए स्टाफ की जरूरत है, तो हम हमारे कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग हमारे स्टाफ को हायर करेंगे। डायरेक्शन, अब प्लानिंग मेरे पास है तो मुझे ही पता होगा कि पहले बेस बनेगा, बेस के बाद गार्डन बनेगा, गार्डन के बाद फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, कहाँ कितना काम करना है, सैंपल हाउस कब बनाना है। तो ये डायरेक्टिंग में आ जाएगा। मैं अपने वर्कर को, अपने सुपरवाइजर को गाइड करता रहूंगा ताकि वो मेरे हिसाब से काम करे। एंड एट देन कंट्रोलिंग, अगर वो कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं पे रॉ मटेरियल बिगाड़ रहे हैं, या कहीं पे मैंने बोला कि यहाँ पे काम करो तो ये लोग यहाँ पे काम करना शुरू कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का काम आफ्टर ऑल करना है, पहले प्लम्बरिंग का काम खत्म करना है, पहले फ्लोरिंग करनी है, ये सारी चीजें मैं उनको पहले सिखा रहा हूँ। और कितना बजट कहाँ जाना है, कितनी एफर्ट्स कितनी लगनी चाहिए, वो मैं डिसाइड करूंगा। और उनके काम में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उनको कंट्रोल करूंगा, उनको सिखाऊंगा। ये हमारा था यहाँ पे मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट कंप्लीट होता है, यहाँ से शुरू होते हैं कोऑर्डिनेशन एंड अदर फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट नाउ कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, अब कोऑर्डिनेशन क्या है। जब कोई भी दो या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं तो उन दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, वो होता है ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग। ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग कब आती है, जब दो एक लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तो एक दूसरे के सही और गलत के बारे में जान सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, जिसके लिए वर्ड यूज किया गया है हार्मनी। तो यहाँ पे हम अलग अलग लेवल्स पे, टॉप, मिडल और बॉटम पे देखेंगे कि लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, और एक दूसरे की हेल्प से ही सारे काम, सारे फंक्शंस जो हैं अलग अलग तरीके के अच्छी तरह से हो पा रहे हैं और गोल भी अचीव हो रहा है। तो दैट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन। नाउ कोऑर्डिनेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। सो मैनेजमेंट प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ कोऑर्डिनेशन। बिना कोऑर्डिनेशन के आप किसी को कोई भी चीज नहीं समझा सकते, मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपको हर लेवल पे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, हर एक जगह पे आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। दैट मीन्स इट्स रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम। जितना आपका कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, इतनी ही आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होगी। अगर आपका किसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अब मैनेजमेंट आपका जो है गोल नहीं अचीव कर पाएगा। एंड सेम इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन से आप गलतियां आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपने रिसोर्स का मैक्सिमम यूज कर सकते हो, और अपने गोल को बहुत ही जल्दी, मतलब कि फास्टर आप अचीव कर सकते हो। क्यों कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंट है, तो ये कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक से ही हमें समझ में आता है कि सारे फंक्शंस को वो क्या बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, हमारे डे टू डे वर्क को, एक्टिविटी को ईजी बनाता है ना। जो इनकम्प्लीट वर्क है उसको करने से, जो रिमेनिंग वर्क है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है, और जो वर्क डुप्लीकेट है, मतलब एक बार ऑलरेडी हो गया है, वो दोबारा ना हो, यह हमें कोऑर्डिनेशन से समझ में आता है। लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है, बैलेंस क्रिएट करता है ऑर्डर एंड बिजनेस के टाइम के बीच में। मतलब आज मान लो कि मैंने डेडलाइन रखी है कि ये काम 7 दिन में हो जाना चाहिए, तो ये कब पता चलेगा, जब मैंने लोगों को ऑर्डर दिया, एक डेडलाइन दी, कोऑर्डिनेशन की वजह से। और जो कंपनी के गोल हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, इसको आप सही समय पे, सही टाइम के अंदर आप सही तरह से अचीव कर सकते हो। अगर आपको हमारे डिटेल पेड कोर्सेज चाहिए ऑन स्टेट, अकाउंट, इक्को और ओसी, तो आप हमें मेल कर सकते हो हमारे इस ईमेल आईडी पे। हम श्योरली आपको एक रिमाइंडर मैसेज देंगे, जहां पे आपको क्या डिटेल्स हैं कोर्स की और क्या पेमेंट है, वो आपको सारी चीजें वहां पे समझ में आएगी, जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो होंगे। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, जहां पे हम आपके डाउट्स सॉल्व करेंगे। नाउ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में कौन से फंक्शन के काम होते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट में बहुत तरीके के काम होते हैं, लेकिन इन कामों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
सबसे पहले मैनेजमेंट में मार्केटिंग का काम होता है, फिर मैनेजमेंट में फाइनेंस का काम होता है, पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। प्रोडक्शन का काम होता है, और एक काम बीच में छूट गया यहाँ पे, एचआरएम, जो लोगों को मैनेज करता है, इसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो चार चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे वो चॉकलेट है, नोटबुक है, मोबाइल है, या फिर कोई मार्कर है, आपको लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचानी पड़ेगी। तो मार्केटिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, है ना। इस मार्केटिंग में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, तो आपके कॉम्पिटिटर की क्या प्राइस है और आप क्या प्राइस और क्वालिटी दे रहे हो, है ना। आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या प्राइस है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे उसको प्रमोट करोगे, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में। तो दिस इज दैट्स व्हाई मार्केटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। मार्केटिंग के साथ साथ आप कस्टमर को प्रोडक्ट को सेल करने के बाद सेल्स आफ्टर सर्विस कौन सी दे रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज मान लो कि मैंने ओनिडा का टीवी लिया हुआ है और ओनिडा का टीवी 6 महीने में खराब हो गया, है ना। किसी रीजन से मान लो कि मेरे घर पे शॉर्ट सर्किट हुआ, टीवी खराब हो गई, मैं गया स्टोर पे, मैंने बोला कि सर मेरा ओनिडा का टीवी खराब हो गया, आप मुझे रिप्लेस करके, तो वो मना कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, स्पार्क हुआ, कोई चिप में अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी चिप की वजह से इश्यू हुआ हो और प्रोडक्ट खराब हुआ हो, उन्होंने मना कर दिया। तो क्या हुआ, ये नेगेटिव इफेक्ट हो रही है कि मैं दोबारा क्या करूंगा, उस ओनिडा की प्रोडक्ट तो ना तो खरीदूंगा और ना ही मैं लोगों को कहूंगा, लोगों को यही कहूंगा कि ना ही आप इनकी प्रोडक्ट खरीदें। अब इसके ऑपोजिट मेरे ओनिडा में क्या, तो उन्होंने बोला कि सर आपकी बात सही है, पर इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है, आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज था वो हाई हो गया, इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो एक काम करते हैं सर, इसमें हम लोग जो भी रिपेयरिंग कॉस्ट है वो हम कर सकते हैं, इसमें आपको सिर्फ 50% रिपेयरिंग कॉस्ट बेयर करना है, रिमेनिंग 50% कॉस्ट हम बेयर करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन हुआ, जिससे कस्टमर रिटेन रहते हैं, लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। तो ये मार्केटिंग का हिस्सा है कहीं ना कहीं, जहां पे आप अच्छी गुड और अच्छी सर्विस लोगों तक प्रोवाइड करते हो। यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज इंक्लूडिंग इन अ मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स में चार चीजें इंक्लूड होती हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। फिर आता है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इनका काम होता है लोगों को ध्यान से परखना और उनके काम को चेक करना, फिर चाहे मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो या सुपरवाइजर हो, है ना। ये अपने आप में प्रोसेस है कि अच्छे लोगों को हायर करो, उनकी प्रोफिशिएंसी, उनका काम करने का तरीका इंप्रूव करो, उनके नॉलेज, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, क्या उनके स्किल्स हैं, क्या उनकी इंटेलिजेंसी है, उनका कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उनको कितना फाइनेंशियली एडवांटेज हो रहा है, सारी चीजों के बारे में सोचना। इसको मैं पापा कहता हूँ। एचआरएम जो है बिजनेस के फील्ड में पापा है, कंपनी के पापा है। जैसे आपके फादर आपकी टेक केयर करते हैं ना, आपकी क्या फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, या आपकी फीस कितनी है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वैसे मदर का तो इंपॉर्टेंट रोल है ही, फादर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कुछ कुछ टर्म्स में। तो यहाँ पे ये पापा की तरह रोल प्ले करते हैं, है ना। मैनेजमेंट मदर की तरह है और एचआरएम फादर की तरह है, आप मान के चल सकते हो। क्योंकि बिजनेस में सक्सेस होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पे जो करता है वो मैनेजमेंट करता है, लेकिन उस मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाता है एचआरएम, ये चीज याद रखना। इसका क्या क्या काम है, तो नए नए लोगों को रिक्रूट करना, उनको ट्रेनिंग देना, बिजनेस को प्रमोट करना या वर्कर को प्रमोट करना, उनका प्रमोशन देना और उनको डायरेक्शन देना। जितने भी इंडिविजुअल लोग हैं, चाहे वो मैनेजर हो, फाइनेंस मैनेजर हो या फिर कोई इंजीनियर हो, उसकी क्या नीड है, वो क्यों जॉब छोड़ के जाना चाहता है, उसकी क्या पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है, वो समझना और फुलफिल करना। कंपनी के एसेट्स हैं, जितने भी वर्कर हैं उनको समझना और कंपनी की प्रॉपर्टी को लॉस ना हो, प्रॉब्लम ना हो, वो समझना। अगर कोई न्यू एम्प्लॉयज आते हैं तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना। अगर कोई एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो गया तो उसको मोटिवेट करना, एम्प्लॉय को काम करने में उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करना और राइट टाइम पे राइट प्लेस पे एम्प्लॉय को अपॉइंट करना। जैसे मान लो कि मेरे यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैंने उसको क्या काम देके रखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, कि तुम सिर्फ और सिर्फ कोडिंग वेरीफाई करो, बाकी कुछ काम मत करो। तो ये तो मतलब उसकी कैपेबिलिटी और इंटेलिजेंसी का तो मिसयूज हुआ ना, वो जो कर सकता था उससे भी कम उसको मैंने काम दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एचआरएम चेक करता है कि आपके एम्प्लॉय में क्या कैपेबिलिटी है, उसको सही जगह पे, सही इंसान को सही जगह पे काम दो। फिर वर्कर बार बार कंपनी छोड़ के ना जाए, जिसे हम कहते हैं लेबर टर्नओवर रेट। आपके वर्कर बार बार कंपनी छोड़ के ना जाए, ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एचआरएम डिपार्टमेंट की होती है। टू प्रोवाइड द कंडक्टिव एनवायरमेंट टू बूस्ट देयर जेस्ट, मतलब उनकी जो खुशी है, जेस्ट मतलब आप कह सकते हो कि वो खुशी खुशी काम करे, उनका काम करने का जो तरीका है, जो इफिशियंसी है वो बढ़े, ये काम होता है एचआरएम डिपार्टमेंट का। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्कर की इफिशियंसी बढ़ाता है, बिजनेस को प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प करता है, बिजनेस की रेपुटेशन मेंटेन रहती है, गुड्स को बेचने के बाद जो सर्विस प्रोवाइड करनी है वो वेरीफाई एचआरएम करता है। कोई एक इंसान है वो काम करे तो उसको अपनापन,
ऑनेस्ट का मतलब अपनापन फील करवाता है, उसको फील करवाता है कि ये कंपनी तुम्हारी है, वर्कर्स को इतना इंपॉर्टेंट देता है, जितनी भी चीजें उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करता है, लेबर बार बार कंपनी छोड़ के ना जाए, लेबर टर्नओवर रेट को डिक्रीज करके रखता है, लोगों के अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन बनाए रखता है और इंडस्ट्रीज के अंदर शांति बनी रहे, ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करता है एचआरएम। तो आप कह सकते हो कि कंपनी के ऑनर और कंपनी के वर्कर के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग जो है वो एचआरएम की वजह से रहती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंस मैनेजमेंट। तो नॉर्मली हमें जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फाइनेंस इज लाइक अ ब्लड। तो ये जो टॉप लेवल के ऑनर होते हैं ये लोग डिसाइड करते हैं कि फाइनेंस कितनी रिक्वायर है और कहाँ से पैसा आएगा। तो पैसों का इक्विजिशन, उसका यूटिलाइजेशन और कैपिटल कौन सी चाहिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये सारे डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजर रहता है। इसके अंडर में सीईओ हो सकते हैं, सुपरवाइजर हो सकते हैं, अकाउंटेंट होते हैं। ये फाइनेंशियल मैनेजर का काम है। ये चेक करते हैं कि कंपनी को कितनी फाइनेंस की जरूरत है, फाइनेंस का प्लान प्रिपेयर करते हैं कि कितना पैसा आएगा, एक बजट प्रिपेयर करते हैं कि कितनी अपकमिंग रिक्वायरमेंट है, इनकम कितनी आएगी कितने साल में। आज मान लो मैं कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो ये मेरे को पता है कि 3 साल में बिल्डिंग बनने में लगेंगे और उसके बाद जैसे जैसे बुकिंग्स होंगी होम की, मेरे को वैसे धीरे धीरे पैसे मिलेंगे। मान लो मैं एक डॉक्टर हूं तो मुझे पता है कि आज मैंने बिल्डिंग ओपन की, मेरे पास जैसे जैसे पेशेंट्स आएंगे वैसे वैसे मैं पेमेंट रिकवर कर लूंगा और पेमेंट कर दूंगा। तो ये हर एक बिजनेस में डिफर करता है कि आपका जो इनकम का रेशियो है वो कैसा है ना। फिर आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे कि आपके बिजनेस के हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल चाहिए, आपको लोन लेनी है तो कहां से लोगे, उसके आप सोर्स चेक करोगे कि कौन कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। टू डू द प्रोसीजर ऑफ एक्वायरिंग अ फाइनेंस, कि आपको कहां से फाइनेंस लेना है, एक्सिस बैंक से, आईसीआई बैंक से, एचडीएफसी बैंक से, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप डिसाइड करोगे। आप एफर्ट्स लगाओगे कि आपका जो पैसा है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करो, आपका अपना अपना पैसा कहीं पे वेस्ट ना हो, ये आप चेक करोगे, उसको कंट्रोल करोगे। आप उसके लिए एक फाइनेंशियल पॉलिसी बनाओगे कि इतना पैसा हर महीने इतनी ही चीजों पे जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और इनकम के बाद आप एक टैक्स प्लानिंग करोगे कि आपका टैक्स प्लानिंग में आपको अलग से इसका एक सब्जेक्ट है टैक्सेशन, जो बीकॉम में पढ़ाया जाएगा, जहां पे आप समझोगे कि टैक्स प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। क्योंकि अगर आप इनकम दिखाते हो तो कंपनी हमेशा यही ट्राई करती है कि हमें सबसे कम टैक्स पे करना पड़े, इसके लिए टैक्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। और आपकी जो एसेट्स है उसको अरेंज करने के लिए भी आपको फाइनेंस के मैनेजमेंट की जरूरत है। अब इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप फाइनेंस कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, आपके पास वर्कर है, पर अगर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो क्या। तो प्रोडक्शन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो प्रोडक्शन में आप प्रोसेस देखोगे कि प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से होगा, तो आप सारी चीजें बनाओगे, प्लानिंग डिसाइड करोगे कि कौन से प्रोग्राम्स में कौन से स्टेजेस पे प्रोडक्शन होगा। आज मान लो कि मैं बिस्किट बनाता हूँ, तो बिस्किट का प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, पैकिंग का प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, उसके बाद कुरियर कहाँ पे पैक हो जाएंगे, कार्टून्स कहाँ पे पैक होंगे, डिलीवर कैसे होगा, सेल्स कैसे होगा, उसका रिटर्न कैसे आएगा, क्रेडिट से मतलब लोगों को उधार पे बेचना है या कैश पे बेचना है। ये पूरी मैं स्ट्रेटेजी डिसाइड करूंगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, अपने सुपरवाइजर, मैनेजर या सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूटर, इन सबसे मैं बात करूंगा और कंट्रोल करूंगा कि सबसे कम एक्सपेंस में एक प्रोडक्ट बनाऊं। आज मार्केट में 5 रुपए का एक जो बिस्किट मिलता है उसकी प्रोडक्शन होती है 1 से 2 रुपए। जो 5 रुपए में बिकता है उसका रीजन है उसके ऊपर टैक्स लगना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या फिर जो मीडिएटर है उनके प्रॉफिट, लोगों की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीजें। हाँ, प्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो प्रोडक्शन प्लान से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपके प्लांट की कितनी कैपेसिटी है और कितनी मार्केट में उसकी डिमांड है। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्शन करे जा रहे हो और आपकी प्रोडक्ट बिक नहीं रही। क्यों नहीं बिक रही, तो प्रोडक्शन के लिए रिसर्च चाहिए कि आपकी प्रोडक्शन में क्या यूनिक हो कि लोग आपकी प्रोडक्ट खरीदें, है ना। अगर आपके प्रोडक्ट में यूनिकनेस नहीं है तो आप अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करो, प्रोडक्ट मिक्स में फोकस करो, जो हमने पढ़ा, प्राइस पे फोकस करो, डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करो, एज वेल आप अपनी न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करो, मशीनरीज को यूज करो, ताकि आप नई चीजों को बहुत अच्छी तरह से बना सको। आपका लोकेशन कहाँ पे, ये बहुत मैटर करता है। आज मान लो कि मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहा हूँ कि जो अहमदाबाद में मैं बना रहा हूँ और बेच रहा हूँ बेंगलुरु और मुंबई में, और मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इतना ज्यादा हो रहा है कि वो प्रोडक्ट महंगी बन जा रही है। तो क्या मैं चेक करूंगा कि या क्या वो चीज बेंगलुरु और मुंबई में बनने के लायक है, क्या मैं उसको वहीं पे बना सकता हूं ताकि मेरा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम हो जाए। अगर हाँ, तो मुझे वहां पे बनानी चाहिए, ना कि अहमदाबाद में। फिर मुझे कितने मटेरियल की जरूरत है, मटेरियल की क्वालिटी क्या होगी, ये सारी की सारी चीजें मैं प्रोडक्शन में चेक करूंगा। प्रोडक्शन को कंट्रोल करूंगा, क्वालिटी को कंट्रोल करूंगा, एक्सपेंस और कॉस्ट को कंट्रोल करूंगा कि भाई ज्यादा खर्चा ना हो जाए, ज्यादा चीज महंगी ना हो जाए। आज यही 2 रुपए का बिस्कुट मुझे 3 रुपए में मिलेगा, तो मैं इसके ऊपर अपना जो प्रॉफिट है उसको रिटेन करने की कोशिश करूंगा, एज इट इज रखूंगा। तो प्राइस में 5 रुपए से 6 रुपए कर दूंगा, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं अपने प्रोडक्ट में वेरिएशंस दूं। आज आप देखो, ब्रिटानिया के बिस्किट्स आते हैं या पार्ले के बिस्किट्स आते हैं, उसके कितनी वेरिएशंस होते हैं। बालाजी वेफर बेचता है, कितने वेरिएशंस हैं। अमूल दूध बेचा है, वेरिएशन है। अमूल चॉकलेट्स बेचता है, वेरिएशन है। वेरिएशन से क्या होता है कि कस्टमर अपनी पसंद की चीजें ले सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। That's all which we learn in within of 40 to 45 minutes. This our first chapter of OCM Standard 12. आपको ये एक प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी,
आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन, जहाँ पे मैं आपको ये प्रैक्टिस जो शीट है अवेलेबल करवा दूंगा, जहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, जैसे कि फ्रॉम व्हाट एरा डिड मैनेजमेंट बिगिन, है ना। तो ये कब से हमने शुरू किया था, हु इज एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, कि मैनेजमेंट प्रोसेस में कौन है, तो हमने पढ़ा था ह्यूमन बींग्स। व्हाट इज मैनेजमेंट, तो आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन, किसी से हमें काम करवाना है तो वो मैनेजमेंट है अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओडोनिल। तो ये चीजें हमें कब समझ में आएगी, जब हम लोग काम पे फोकस करेंगे, रीडिंग पे फोकस करेंगे तब। ये सारी चीजें आपको आराम से आ सकती है। उसके बाद मैंने इसके नीचे आपको सारे के सारे 1 मार्क के और 2 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन आंसर्स, वो मैंने यहाँ पे आपको देख के रखे हुए हैं, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क। तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन आप सर्च करिए और वहां पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इफ यू वांट टू परचेज अवर पेड कोर्सेज देन यू कैन मेल अस। आप मैक्सिमम इसको शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंचे, जहां पे मैं आपको सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर हैं, विद इन 1 आवर में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और इसी चीज को आपको रिवाइज करनी है, इसी के नोट्स बनानी है और इसी को लिख के लर्न करना है। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए वो रिफर करो, और जो हेड पॉइंट्स है उसके अंदर क्या लिखना है उसको रट्टा मत मारो। वो सीएम रट्टा मारने के सब्जेक्ट नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग करने का सब्जेक्ट है। आप अपनी लैंग्वेज में भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद भी एग्जाम्स में लिख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहें बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन के साथ। माई सेल्फ आशीष बचवानी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।